कैसे हैं? मेरे YouTube चैनल ब्लेसबॉन्ड केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने 12th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किया था। तो आज हम उसको कंटिन्यूस करते हुए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता की डेफिनेशन क्या होगी, किस फॉर्मूले से संकुलन क्षमता को कैलकुलेट किया जाएगा और किन किन क्रिस्टल जालकों में हम कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एचसीसी क्रिस्टल जालक में कोष्ठिका की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, सीसीपी की निकालेंगे और इसी तरीके से एलसीपी की भी निकालेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या है। इंग्लिश में से हम पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि किसी क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत जिसमें उसके अवयवी कण संपूरित रहते हैं। कोई क्रिस्टल जालक है, जैसे कि मैंने यहां पर एक क्रिस्टल जालक बनाया है, इस क्रिस्टल जालक का टोटल आयतन निकाल लें। इसके टोटल वॉल्यूम में आप ये देखें कि गोलों का वॉल्यूम क्या है। टोटल वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करना है कि गोलों का वॉल्यूम क्या है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत जिसमें उसके अवयवी गोले संपूरित रहते हैं, अध्यासित रहते हैं, उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे संकुलन दक्षता भी बोला जा सकता है। किस फॉर्मूले के तहत इसकी कैलकुलेशन की जाएगी? तो कोई जालक है, उस जालक की कोष्ठिका की जब हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो क्या करना होगा, संपूर्ण गोलों का आयतन निकाल लेंगे। कौन से संपूर्ण गोलों का आयतन? कोष्ठिका के संपूर्ण गोलों का आयतन। ऐसे गोले जो कोष्ठिका को बनाने में भाग लेते हैं उन गोलों का आयतन, और उसमें भाग दे दिया जाएगा कोष्ठिका के टोटल आयतन का, मल्टीप्लाई बाय 100 और इस तरीके से संकुलन क्षमता कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एचसीसी क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होगी। एचसीसी एकक कोष्ठिका या एचसीसी क्रिस्टल जालक, उसके विषय में पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका को बनाने में केवल एक गोला भाग लेता है और उससे क्रिस्टल जालक में अवयवी गोले केवल और केवल कोष्ठिका के कोनों पर होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं सरल घनीय निबिड़, जिसे हम बोलते हैं एचसीसी की संकुलन क्षमता। इस एचसीसी क्रिस्टल जालक में अभी मैंने आपको बताया कि अवयवी गोले कहां कहां होते हैं। इसमें अवयवी गोले केवल और केवल घन के जो कोने होते हैं वही होते हैं, बीच में नहीं होता है, कोई फलक के केंद्र पर भी नहीं होता है। और इस एचसीसी जालक की
कोष्ठिका, एक कोष्ठिका को बनाने में केवल एक गोला भाग लेता है। तो ये मैंने एक सरल एकक कोष्ठिका बना दी है। अब इस एकक कोष्ठिका में कोई भी एक भुजा ले लीजिए, घन की कोई एक भुजा, जैसे मैं यहां ये ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं ए। इस ए की जो लंबाई है, इस ए भुजा की जो लेंथ है, वो इन दो गोलों से मिलकर बनी हुई है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो गोले तो काफी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। ये जो दोनों गोले होते हैं, ये सटा करके एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या r है और इस गोले की त्रिज्या भी r है, तो ये जो हमारी भुजा है ए और बी, तो इस ए और बी वाली भुजा की लंबाई 2r के इक्वल हो सकती है। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें मानना क्या होगा, माना कि एक एफसीसी जालक में कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए तथा गोले की त्रिज्या r है। क्या क्या चीज को हमने मान लिया है कि कोई जो सरल घनी एकक कोष्ठिका या जो जालकी कोष्ठिका है, उसके कोण की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई a है, और जो गोला भाग ले रहा है उसकी त्रिज्या r है। मतलब ये है कि ये जो एक भुजा है घन की, ये तो हमने a मान ली है, और एक जो गोला है उसकी त्रिज्या को r मान लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने संपूर्ण समता की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में इसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या था कि संपूरित गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। तो फॉर्मूले से ये जाहिर होता है कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, संपूर्ण गोलों का आयतन निकाल लें, संपूरित गोलों का आयतन निकाल लें, और फिर कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे। पहले बात कर लेते हैं गोलों के आयतन के बारे में। तो क्योंकि सरल घनीय एकक कोष्ठिका को बनाने में केवल एक गोला भाग लेता है, एक गोला ही क्या लेता है, भाग लेता है। इसलिए एक गोले का आयतन बराबर एक गोले का आयतन मतलब गोले का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है, ये हमने मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन हो गया। मैं इसको समीकरण 1 नाम देता हूं। क्या नाम देते हैं इसको, समीकरण 1। अभी हमने गोले जो है उनका आयतन तो कैलकुलेट कर लिया है। अब एकक कोष्ठिका के आयतन की बात करते हैं। क्योंकि सरल घनीय कोष्ठिका का आयतन बराबर घन का आयतन क्या होता है, ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। घन का आयतन भुजा की क्यूब होता है।
यानी कि a की घात 3, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 2। अब हम बात कर लेते हैं कि संकुलक क्षमता का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। संकुलक क्षमता बराबर संपूरित गोलों का आयतन बटा cos थीटा का कुल आयतन गुणा 100। तो यहां पर अतः संकुलन क्षमता बराबर वही फॉर्मूला संपूरित गोलों का आयतन, संपूरित गोलों का आयतन बटा cos थीटा का कुल आयतन गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला है संकुलन क्षमता के लिए। स्टूडेंट्स यदि गौर से देखेंगे तो संपूरित गोलों का आयतन, संपूरित गोले एससीसी में कितने होते हैं? 1 होता है। इसको मैंने समीकरण 1 में ज्ञात कर लिया है। cos थीटा का कुल आयतन ये मैंने समीकरण 2 में ज्ञात कर लिया है। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू जो है उनको हम इसमें रख देते हैं। मैं इसको नाम देता हूं समीकरण 3। अब हम ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं तो संकुलन क्षमता क्या आ जाएगी? इसलिए एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? संपूरित गोलों का आयतन ये यहां पर रहा, मैं इसको लिख देता हूं 4/3, यहां पर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब समीकरण 2 से क्या लिख देंगे? cos थीटा का कुल आयतन 1 की क्यूब। हमने वैल्यू को रख दिया, लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए, ये हमारे पास एक न्यूमेरिक संख्या है, बट यहां जो r है वो त्रिज्या है, a जो है वो घन की एक लेंथ है, भुजा है। यदि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो तो हम इनकी वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम a को r से कैंसिल कर दें, इसलिए हमें अब यहां ऐसी जरूरत पड़ रही है कि हम r और a के बीच में एक रिलेशन निकालें, एक संबंध निकालें। और वो रिलेशन ये है स्टूडेंट कि इसके ये जो कोई 2 गोले हैं, जैसे कि ये गोला है a, ये वाला, और ये जो गोला है ये है b, ये वाला, और इन दोनों के बीच की ये जो भुजा की लंबाई है वही तो है a, यानी ये a है। दोनों गोलों के बीच की ये भुजा की लंबाई a है, और ये a बराबर है इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या के योगफल के बराबर है। तो इस चित्र को यदि ध्यान से देखेंगे तो मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों गोले इतने दूर नहीं होते हैं, स्पर्श करते हुए होते हैं। ऐसे केस में a और b के बीच की ये जो दूरी है वो दोनों गोलों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि घन में या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एससीसी में a इक्वल टू आर होगा। a इक्वल क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा।
मतलब भुजा की जो लंबाई है वो त्रिज्या की जस्ट डबल होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को एक काम करना है, या तो आप आर जो आ रहा है यहां पर आर, उस आर की जगह के ऊपर उसको ए में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इस ए को आर में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसा भी आप उचित समझे उस वैल्यू को रख दीजिए। फिर मैं क्या करता हूं, ये जो ए आ रहा है ए, इस ए की जगह पर आर लिख देता हूं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अतः पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4/3। ये वैल्यू पहले से है, पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी, 22/7। ठीक है, आर को ऐसे कैसे लिख देते हैं, आर की क्यूब। ठीक है, नीचे 3 था, आ गया ए की पावर 3 बचा हुआ है, बट ए इक्वल क्या है, 2r। तो ए की जगह पर हम लिख देते हैं 2r, केवल हमने ए की जगह पर 2r लिख दिया है। अब ए के ऊपर घात 3 था, तो यहां भी घात 3 लिख देते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 4 इंटू 22 इंटू आर की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 8। 8 कैसे आया, देखिए 2 के ऊपर घात 3 लगा हुआ है, 2 के ऊपर घात 3 को हम 8 कहेंगे, और साथ में आर के ऊपर घात 3 जो है उसके लिए यहां आ जाएगा आर की क्यूब। अब हम आसानी से इस आर की पावर को आर की पावर से, यानी आर को आर से कैंसिल कर सकते हैं। वैल्यू क्या रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 7। ये वैल्यू शेष रह जाएगी स्टूडेंट। अब यदि इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो ये कितनी निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी समथिंग 52.4% में आएगी, 52.4% में, प्रतिशत में आएगी, क्योंकि संकुलन क्षमता होती ही प्रतिशत है। किसका प्रतिशत होती है, अवयवी गोलों का एक ऐसा प्रतिशत होता है जो कि संपूर्ण कोष्ठिका में अध्यासित रहता है। ये आई 52.4%। यदि आपको ये कहीं पर 52% लिखी हुई मिले तो ये समझना कि वो एससीसी जालक की संकुलन क्षमता है। ओके, इस तरीके से हमने एससीसी क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता को कैलकुलेट किया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले क्रिस्टल जालक की, और वो क्रिस्टल जालक है बीसीसी। तो किसी भी बीसीसी क्रिस्टल जालक में जो कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी गोले कहां कहां होते हैं। बीसीसी जालक की संकुलन क्षमता किसी भी बीसीसी क्रिस्टल जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लॉज पैकिंग वाला जो जालक होता है, जिसको हम काय केंद्रित जालक बोलते हैं, उसका ड्राइंग बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इसके अंदर है, मैं एक बीसीसी क्रिस्टल जालक बना रहा हूं। ये बन गया। अब इसके सेंटर में हमें यहां पर एक गोला दिखाना है, ऐसे।
ये गोला दिखाना है, ठीक है। ये बॉडी सेंटर्ड सेल हो गई, एकल कोशिका हो गई। ऐसी बहुत सारी एकल कोशिकाओं का जो जालक बना होगा उसको हम बीसीसी जालक बोलेंगे। उस बीसीसी जालक में संकुलन क्षमता कैसे निकलेगी? वो उसी फॉर्मूले से निकलेगी, संकुलन क्षमता बराबर अध्यासित गोलों का यानी संपूरित गोलों का आयतन बटा कोशिका का कुल आयतन इंटू 100, उससे निकल जाएगी। पर अभी अभी जो हमने एससीसी जालक के अंदर कैलकुलेट की 52 जो निकल के आई थी, उसमें ये देखा गया कि एक सरल कोशिका की एक जो कोर है उसके 2 गोले स्पर्शी होते हैं। तो वहां पर हम भुजा की लंबाई और आर के बीच में, त्रिज्या के बीच में आसानी से हमने रिलेशन लिख दिया था, क्या? A इक्वल टू आर। बट इस वाले क्रिस्टल जालक में A इक्वल टू आर नहीं लिख सकते, ये इसमें नहीं होता है। फिर क्या करें? इसमें नहीं होता है तो इसमें इसलिए नहीं होता है स्टूडेंट कि ये जो बीच वाला गोला है ये इन साइड वाले गोलों को थोड़ा सा खिसका के रखता है, इसलिए यहां पर घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण, मैं फलक के विकर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, घन का जो विकर्ण है यानी ये वाला, इसकी जो तीनों गोले हैं, ये तीनों के तीनों गोले आपस में स्पर्शी होते हैं, जबकि भुजा के कोई भी 2 गोले स्पर्शी नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होता है। इस तरीके से ये तीनों गोले जो आते हैं ये स्पर्शी होते हैं, यानी कोई भी 2 भुजा, 2 जो गोले हैं वो भुजा के 2 गोले वो स्पर्शी नहीं होते हैं। ये विकर्ण का जो 3 गोले आ रहे हैं ये स्पर्शी होते हैं। तो यहां पर ये जो विकर्ण है, जैसे कि यहां बना लेते हैं, एक गोला ये हो गया, मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, ये हो गया सी और ये गोला हो गया डी। इस तरीके से इनको नामित कर देते हैं। अब ये जो गोला है ये और ये बीच वाला इस तरीके से, और ये हो गया हमारा बी, तो ये गोला तो है बी, ये गोला है डी, और इन तीनों गोलों को इस तरीके से स्पर्श करते हुए हम दिखा सकते हैं। ये तो काय का गोला है, ये गोला किसका है? काय का, जो सेंटर में काय के अंदर, और ये वाला गोला जो है ये डी है और ये गोला बी है। अब एक गोले की त्रिज्या आर है, इस गोले की त्रिज्या इधर भी आर और इधर भी आर, और यहां पर भी ये आर हो गई। इस तरीके से जो इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ये इसका विकर्ण हो गया बीडी। तो इसका विकर्ण जो बीडी है वो 4r के बराबर है, यानी यहां पर बीडी जो है वो 4r के बराबर आएगा। बस यही यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक बीसीसी कोशिका के अंदर जब हम A और R के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो वो भुजा के माध्यम से नहीं आएगा, घन के विकर्ण के माध्यम से आएगा, और ऐसे केस में घन का विकर्ण यानी बीडी 4r के बराबर होगा। अब इस बीडी की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बीडी कैसे निकल के आएगा वो देखते हैं। तो पहले मानना पड़ेगा, वही आपको वही बात आती है, हर एक कोशिका में आपको मानना पड़ेगा कि कोर की लंबाई ये है, गोले की त्रिज्या r है। ठीक उसी तरीके से यहां से भी लिख देना है, माना कि बीसीसी कोशिका में कोर की लंबाई a तथा गोले की त्रिज्या स्मॉल r है।
स्मॉल आर है। क्योंकि चित्रानुसार पहले स्टूडेंट्स हमें यहां पर बीडी जो विकर्ण है इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। आप चाहे तो बाद में कर सकते हैं, पहले घन का वो आयतन वो भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको पहले कर लेता हूं। चित्रानुसार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां पर घन का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो विकर्ण के साथ में जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है। यहां पर 90 डिग्री का कोण है, यहां इस वाले सी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण है। ये एक भुजा हो गई, और ये जो भुजा ऐसे दिख रही है, ये जो विकर्ण दिख रहा है आपको, ये ऐसे नहीं है, फ्लैट में है, समतल में है। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा BCD। तो समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण को ज्ञात करेंगे, BD का स्क्वायर इक्वल यहां पर लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो गया, और इस कर्ण वाली भुजा के सामने वाली ये जो इधर है लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक उसी प्रमेय से हमने यहाँ BD स्क्वायर इक्वल लिख दिया है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो BC है, BC देखिए आप, BC ये कोई भुजा नहीं, ये घन की भुजा नहीं है, बल्कि घन के एक फलक का विकर्ण है जो कि हमें दिया नहीं गया है। और CD क्या है, CD C से लेकर D तक ये तो घन की एक भुजा है। आपको ये पहले से ही मान ली गई है, आपने माना था इसको। तो ये तो हमारे पास A है, ये तो हमने मान लिया था पहले कि घन की कोण की लंबाई, भुजा की लंबाई A है। इस तरीके से CD के बराबर A है, यानी इस CD के बराबर तो A है, लेकिन BC के बराबर हमें अभी भी पता नहीं है। तो सवाल उठता है, पहले BC को ज्ञात कर लेते हैं। अब BC कैसे ज्ञात होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से, बट इस बार इसमें समकोण त्रिभुज चेंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये यहां पर विकर्ण हो गया, ये इसका आधार और ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है इसमें, यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि समकोण त्रिभुज इसमें 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है, अतः BAC हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज BAC में क्या लिख सकते हैं, विकर्ण जो है BC है, BC का स्क्वायर, विकर्ण क्या होगा इसमें BC। ये देखिए, ये फलक का विकर्ण हो गया BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। अब मैं आपको बता दूं, AB क्या है, AB ये भी घन की एक भुजा ही है, घन की भुजा है। AC क्या है, ये भी घन की एक भुजा है। आप ये देख रहे हैं कि ये भुजा थोड़ी छोटी बनाई हुई है, ये थोड़ी बड़ी है, ऐसा तो चित्र में मैंने बनाया है, बट एक्चुअल में घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यदि ये A है तो ये भी A ही है। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, AB के बराबर A होता है, AB के बराबर A होता है,
तो ए बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और ए सी के बराबर भी ए होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये 2a स्क्वायर किसके बराबर है? ये BC के बराबर है, BC स्क्वायर के बराबर है। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 2। अब हमें करना क्या था? हमें समीकरण 1 में जो BC स्क्वायर आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है 2a स्क्वायर से, यानी इसकी वैल्यू को उसमें पुट कर देना है। ओके, आता है क्या लिख सकते हैं? BD स्क्वायर इज इक्वल 2a स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक कीजिए, डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो आपको CD स्क्वायर के बराबर क्या मिलेगा? CD। CD भी तो A ही है, भुजा A, तो यहां पर भी A लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर पहले से है, उसमें एक a स्क्वायर और जोड़ देना है तो टोटल हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? BD स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं? इस चित्र को देखिए, ये जो घन का विकर्ण है BD, जिसके तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। मैं फलक का विकर्ण नहीं बोल रहा हूं, ये घन का विकर्ण है और इसके तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं। ये BD जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है? R R R R, यानी 4R के बराबर है। तो यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4R का स्क्वायर, मतलब BD जो है BD वो 4R के बराबर है, तो BD स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ में हम रिलेशन निकाल लेंगे। किसका? A के साथ में। यहां से A क्या निकल के आएगा वो देखिए। इसलिए 3a स्क्वायर इज इक्वल 4 स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 16 R स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। यहां से मुझे याद करना है a स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 16R स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। 3 जो है वो बटे में आ जाएगा। अब क्या करते हैं? A ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर क्या आ जाएगा? यहां से A बराबर आ जाएगा 16R स्क्वायर अपॉन 3 का रूट, ये निकल के आएगा। और इसका यदि रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका तो 4 होता है, इसका R होता है और इसका निकलेगा नहीं, इसलिए इसको अंडर रूट 3 लिख देंगे। और इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू है a बराबर रूट 3, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे आया। हमने घन के विकर्ण के माध्यम से भुजा की लंबाई निकाल ली है। ये जो भुजा है इसकी लंबाई निकाल ली है घन के विकर्ण के माध्यम से। सीधा सीधा इसको नाप करके हम 2R इक्वल नहीं निकाल सकते, क्योंकि BCC कॉस्टिका में ये वो जो गोले होते हैं कोर वाले, ये स्पर्शी नहीं होते हैं। ओके, अब जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हम सीधे सीधे ही संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। लेकिन संकुलन क्षमता का वही फॉर्मूला, BCC की संकुलन क्षमता बराबर संकुलित गोलों का आयतन बटा कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। सवाल उठता है कि BCC में संकुलित गोले कितने होते हैं? पहले ही पढ़ चुके हैं, BCC कोष्ठिका में संकुलित गोलों की संख्या 2 होती है। कैसे आती है?
क्योंकि BCC cos थीटा में संपूरित गोले बराबर 2, अतः दो गोलों का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³ और दो गोलों का आयतन ज्ञात करना है तो 2 से गुणा करते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8 पाई r³/3। ये हो गया। मैं इसको समीकरण 2 पहले दे चुके हैं, इसलिए मैं इसको समीकरण 3 नाम देता हूं। ये निकाल लिया हमने, यानी कि हमारे जो अध्यासित गोले थे 2 गोले, उनका आयतन तो हमने निकाल लिया। अब निकालना किसका है? cos थीटा का कुल आयतन, जो कि घनीय है। अब घन का आयतन तो पहले भी निकाल चुके हैं, बुझा की क्यों, वही यहां पर आएगा। क्योंकि घनीय cos थीटा, घनीय cos थीटा का आयतन बराबर a⁴। ये मेरे पास हो गया है समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 की वैल्यू, समीकरण 4 की जो वैल्यू है, इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। आता है BCC की संकुलन क्षमता बराबर, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है अध्यासित गोलों का आयतन या फिर संपूरित गोलों का आयतन बटा cos थीटा का कुल आयतन गुणा 100। अध्यासित गोले कितने हो गए? अध्यासित गोले यहां पर हो गए हैं, उनका आयतन निकाला था 8 पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7। ये मैंने 8 लिख दिया, पाई लिख दिया, साथ में है r³ और बटे में 3 भी है तो बटा में 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो टोटल रखी है, ये अभी तक मैंने 2 गोलों का आयतन ही लिखा है। अब बटे में क्या लिखना था सूत्र के अनुसार? cos थीटा का कुल आयतन, जो कि कितना होता है? a⁴, ये वाला होता है। अब ये जो a आया है, इसको हमें रिप्लेस करना है r से। रिलेशन क्या होगा? जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होगा वो रिलेशन लिखा था यहां पर। क्योंकि a बराबर 4r√3, ये रिलेशन होगा इसके अंदर। तो ये रखने पर ये इसमें रख देते हैं। क्या हो जाएगा? संकुलन क्षमता बराबर, देखिए 8 है, 22 है, r³ है, 7 3 है। ये जो आया है, इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं 4r³ और ऊपर कौन सी वैल्यू चली जाएगी? √3 ये ऊपर चला जाएगा, बटे के नीचे बटा लगाएंगे, ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? देखिए ये 8 आ गया है, ये 22, ये r³। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × √3, 3 बार गुणा हो जाएगा ना। √3 को √3 से गुणा करेंगे, 2 बार हो गया तो 3 आता है, और 1 बार 4 लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर आएगा 3 ×
7 गुणा ये 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 का मतलब 16 चौक 64 और 64 को भी 4 से गुणा करना है, सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक 64, टोटल निकल के आएगा 64 निकल के आएगा, 64 हो गया। और यहां r की क्यूब। अब हम आसानी से r की क्यूब को r की क्यूब से कैंसिल कर देंगे और जो वैल्यूज बची ये देखिए 3 को भी कैंसिल कर देते हैं, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल कर देंगे, 8 भी कैंसिल कर देंगे, 8 8 64, ये नीचे 8 रह गया है। और इस तरीके से क्या वैल्यू शेष रह गई, देखिए यहां पर 22 बचा हुआ है, फिर √3 भी बचा हुआ है, √3 बटे में इधर क्या बचा हुआ है, 8 और 7 बचा हुआ है, 8 और 7 बचा हुआ है। इस तरीके से जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो निकल के आती है, लगभग 68% निकल के आती है। 100 हमने गुणा नहीं किया है, इसमें 100 गुणा नहीं किया है, तो इसमें 100 भी गुणा करना पड़ेगा, वो भूल गया था मैं, साथ के साथ इसमें 100 भी गुणा करना पड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसको 100 से भी गुणा करना है। अब ये कितना रह जाएगा, ये देखिए ये हो गया है संकुलन क्षमता बराबर 22 गुणा 100 गुणा √3 की वैल्यू है 1.73, तो ये लिख देंगे बटा ये 8 7 56 हो गया। इस तरीके से इसको यदि आप पूरा सरल करेंगे तो ये 68% निकल के आएगा, समथिंग 68%। तीसरे नंबर पर जो क्रिस्टल जालक है सीसीपी क्रिस्टल जालक, उसकी संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करें तो C लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम होता है FCC, सीसीपी क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम होता है FCC। FCC यानी कि सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ये कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने से पहले भी इसके ड्राइंग को समझना होगा कि इसको भुजा की लंबाई और इसके गोले की त्रिज्या के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाएगा। तो मैं एक FCC क्रिस्टल जालक बना लेता हूं। इस तरीके से ये मैंने एक FCC क्रिस्टल जालक के घन को बना दिया है। अब इस घन के प्रत्येक फलक के ऊपर केंद्र पर हमें गोला दिखाना है। तो ये फलक है, ऊपर वाला जो छत है इसकी, इसमें मैंने यहां गोला दिखा दिया है। इसी तरीके से ये जो नीचे का फर्श है ये वाला इन 4 गोलों का, इसका ये दिखा दिया है। बगल की ये जो दीवार है इसका ये सेंटर दिखा दिया, यहां पर ये केंद्र दिखा दिया, और ये जो बैक साइड का है इसका मैं लगभग यहां दिखा देता हूं, और ये जो फ्रंट साइड है इसका लगभग यहां दिखा देते हैं। इस तरीके से ये प्रत्येक फलक के केंद्र पर हमने एक एक गोला दिखा दिया है। इसी प्रकार की कोष्ठिका को हम FCC कोष्ठिका यानी फलक केंद्रित कोष्ठिका बोलते हैं, और FCC क्रिस्टल जालक में इसी प्रकार की कोष्ठिका देखने को मिलती है। इस कोष्ठिका में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस घन के ये जो 2 गोले हैं, भुजा के जो 2 गोले हैं, ये भुजा हो गई A। तो भुजा के जो ये 2 गोले हैं
वो स्पर्शी नहीं होते हैं। तो फिर कौन से गोले स्पर्शी होते हैं? तो यहां पर फलक का जो विकर्ण है, फलक का विकर्ण, जैसे इस ऊपर का जो फलक है, ऊपर का फलक, इसका ये जो विकर्ण है, फलक का विकर्ण, इसके सेंटर वाला गोला दोनों जो कोने हैं उनके गोलों को स्पर्श करेगा। तो इस तरीके से ये जो विकर्ण है, मैं इसको मान लीजिए ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं और इस बिंदु को सी लिख देता हूं। कौन से बिंदु को? इधर वाले बिंदु को। इस तरीके से ऐसा विकर्ण आप प्रत्येक फलक पे बना सकते हैं। तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, दोनों के बीच में यहां 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल के सामने ये कर्ण हो गई। कौन सी भुजा हो गई? कर्ण हो गई। यहां से हमें एसी जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके रिलेशन आएगा। लेकिन इससे पहले तो वही लिखना पड़ेगा, माना कि किसी एफसीसी जालक में कॉस्टिका के कोने की लंबाई, कॉस्टिका के कोने की लंबाई ए मान लेना है। और क्या मान लेना है? गोले की त्रिज्या क्या मानेंगे? उसको आर मान लेंगे। तथा गोले की त्रिज्या आर है, ये हमने मान लिया। इसके बाद में क्या कर लेना है? इसके बाद में देखिए, यहां से एक रिलेशन निकाल लेना है, एसी निकाल लेना है, क्योंकि चित्रानुसार त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम हो गया है एबीसी। एबीसी हो जाएगा, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। और क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी ये जो कारण है उसका स्क्वायर बराबर होगा इधर इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के योगफल के। देखिए ये भुजा है, AB क्या है? भुजा है। हो सकता है आप इसको लंब मान लें, इनमें से एक लंब है, एक आधार मान लीजिए। तो दोनों के दोनों भुजा हैं। BC भी क्या है? घन की भुजा। और AB भी क्या है? घन की भुजा। और घन की भुजा को हमने क्या मान लिया है? A। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस BC भी हो जाएगा A स्क्वायर। यानी कि AC बराबर क्या निकल के आएगा? AC बराबर निकल के आएगा 2A स्क्वायर का रूट। और ये क्या हो जाएगा? इसका तो रूट निकलता है ना, तो ये आ जाएगा √2A। ये हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1, इस तरीके से। अब मैंने ये जो बताया था आपको पहले ही कि एफसीसी कोष्ठिका में प्रत्येक फलक का विकर्ण जो होता है, फलक का विकर्ण, उसके तीनों गोले, ये सेंटर का गोला है, ये दोनों कोने के गोले हैं, फलक के कोने के गोले, और ये तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो जब आप इस कोष्ठिका में ए और आर के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे। मैं इस लाइन को थोड़ा ऐसे बना लेता हूं। ये वो तीन गोले हैं, ये इस गोले का सेंटर, ये इस गोले का सेंटर, ये इस गोले का सेंटर। इस गोले का नाम क्या है? ए। ठीक है, इस गोले का नाम क्या है? सी। और ये क्या चीज हो गई है? ये हो गया है विकर्ण, हो गया है। फलक का विकर्ण है, घन का विकर्ण नहीं। अब
इस गोले की त्रिज्या ये क्या है, r है, ये त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r और ये भी त्रिज्या r। कितना r आ रहा है, 4r, यानी कि AC बराबर 4r लिख सकते हैं। तो क्योंकि AC बराबर 4r, यह हालांकि कहां से आया, ये इसकी ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो इसके ड्राइंग में इसी तरीका देखने को मिलता है कि विकर्ण जो है उसके तीनों गोले स्पर्शिक होते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में हमारे पास AC है, समीकरण 2 में भी AC है, तो इसकी कंपैरिजन की जा सकती है, इक्वल है ना, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं 4r या फिर √2a बराबर 4r, ये लिख सकते हैं। इस तरीके से अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने घन की भुजा a और गोले की त्रिज्या r के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। ये बड़ा काम का है, यही याद रखना आपको। ये कैसे निकालते हैं दोनों के बीच में रिलेशन, ये हर एक क्रिस्टल जालक के लिए अलग अलग तरीके से हो रहा है, बस यही काम की बात है। बाकी घन का आयतन तो सब जानते हैं, भुजा क्यूब होता है, तो ये तो आसान हो जाएगा। बस यही बात ध्यान में रखने वाली है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जब हम संकुलन क्षमता कैलकुलेट करते हैं तो उसकी घन की भुजा a और गोले की त्रिज्या r के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहां से a को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो a निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए a बराबर हम लिख सकते हैं 4r अपॉन √2। नीचे से इसका √2 को नीचे से हटाते हैं, परिमेयीकरण कर देंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2। नीचे √2 को गुणा करेंगे तो ये 4 से कैंसिल करके क्या बचेगा, 2√2 r, ये बच जाएगा और ये आ गया a के बराबर। ये रिलेशन निकल के आया, कौन सी कोष्ठिका के लिए है, BCC के लिए। मैं इसको FCC के लिए मैं इसको नाम देता हूं समीकरण 3। समीकरण 3 हो गए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ आते हैं। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि संपूरित गोलों का आयतन बटा कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो संपूरित गोलों के आयतन, यहां पर संपूरित गोलों की संख्या कितनी आएगी, फिर उनका आयतन कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। तो एक FCC कोष्ठिका में संपूरित गोले या अध्यासित गोले कितने होंगे, क्योंकि FCC में गोलों की संख्या और गोलों की संख्या कितनी होती है, FCC कोष्ठिका में गोलों की संख्या हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। देखिए जो कोने के होते हैं 8 कोने के, और प्रत्येक जो गोला है कोने का उसका 1/8 जो भाग है वो पार्टिसिपेट होता है। इसी तरीके से फलक के केंद्र पे जो होता है उसका 1/2 भाग पार्टिसिपेट होता है, और यहां पर फलक के सेंटर 6 होंगे, 6 फलक के 6 हो जाएंगे। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, और टोटल गोले कितने हो जाएंगे, 4 गोले हो जाएंगे। यानी कि FCC में गोलों की संख्या 4 आएगी, क्योंकि हमें तो FCC कोष्ठिका में अध्यासित गोलों का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे, आता है FCC में गोलों का आयतन, वैसे एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ये तो 4 गोले हैं, तो 4 से गुणा करेंगे
ए गोले का कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। इसको 4 से जब गुणा कर दिया तो 4 गोलों का आयतन आ जाएगा। वैसे इसको गुणा कर ही लेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। मैं इसको भी नाम देता हूं समीकरण 4। ये समीकरण 4 हो गया। देखिए हमारा जो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला था उसमें हमें 2 वैल्यू रखनी है। अध्यासित गोलों का आयतन आ गया है, बाकी क्या है कोस थीटा का कुल आयतन निकाल लेना है। कोस थीटा का कुल आयतन घनीय है, बुझा की क्यूब आएगा। तो लिख देते हैं क्योंकि एफसीसी ये घनीय कोस थीटा है, एफसीसी कोस थीटा का आयतन, एफसीसी कोस थीटा का आयतन क्या जाएगा बोझा की क्यूब, ए की क्यूब। बस सीधा यही लिखना है। समीकरण है ये 5 हो गया। समीकरण 5 की हमें जरूरत पड़ेगी, समीकरण 4 की हमें जरूरत पड़ेगी और समीकरण 3 की भी जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इस समीकरण 5 में समीकरण 3 को पहले रख सकते हैं, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या एफसीसी कोस थीटा का आयतन इसी जगह लिख देते हैं। ए की जगह क्या लिख देंगे 2√2r, इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे और यहां निकल के आ जाएगा ए की घात 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये 16√2r क्यूब ये निकल के आएगा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं इसको नाम देता हूं समीकरण 5। एक ही बात है, किसी भी तरीके से मैनेज कर लीजिए, ये आपके हाथ में है कैलकुलेशन किस तरीके से आप कर रहे हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है पता है, एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर, फॉर्मूला तो वही लिखना है आपको, अध्यासित गोलों का आयतन बटा कोस थीटा का कुल आयतन गुणा 100। अध्यासित गोलों का आयतन ये रहा 16/3, पाई की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी 22/7 गुणा आर की क्यूब। ये मैंने अध्यासित गोलों का आयतन लिख दिया है, 4 गोलों का आयतन लिख दिया है। अब कोस थीटा का कुल आयतन ये रहा 16 गुणा √2 गुणा आर की क्यूब गुणा 100 साथ में आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला पहले शुरुआत में लिख चुके हैं, वही फॉर्मूला है, उसमें केवल सीधे वैल्यू रखते जा रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे कोई वैल्यू क्रॉस होने वाली हो तो ये जो √2 नीचे आ रहा है इसका परिमेयीकरण करके इसको ऊपर ले जाएं तो ये 16 से 16 को पहले कैंसिल कर देते हैं, r की पावर 3 को कैंसिल कर देते हैं और यहां मैं लिख देता हूं 22 गुणा 100 गुणा √2, 3 गुणा 7 गुणा 2। ये 2 कैसे आया नीचे, मैंने इसका परिमेयीकरण कर दिया, √2 से गुणा √2 का भाग, इस तरीके से आ गया। ये वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी, इसको तो इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर टोटली मिलाकर के देखने पर ऐसे लगता है कि ये हो गया 1100, ये √2 और ये 21। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 74.06%, जिसको समथिंग अराउंड आप कितना बोल सकते हो,
समथिंग अराउंड आप बोल सकते हो 74%। और इस तरीके से हमने देखा कि एक जो एफसीसी या फिर सीसीपी क्रिस्टल जारक है उसकी संकुलन क्षमता 74%, 74% होती है। अब में हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर कि एक एचसीपी क्रिस्टल जारक, एचसीपी क्रिस्टल जारक की संकुलन क्षमता क्या होगी। देखिए 12th क्लास की जो बुक है उस बुक में सीसीपी और एचसीपी इन दोनों की संकुलन क्षमता 74% लिखी हुई है। ये बात भी सही है कि दोनों की संकुलन क्षमता बराबरी होती है, चाहे वो एचसीपी हो चाहे वो सीसीपी हो, लेकिन दोनों की संकुलन क्षमता कैलकुलेट करने का तरीका अलग है क्योंकि दोनों की संरचना ही अलग है। तो एफसीसी संरचना एक घनीय थी, लेकिन एचसीपी संरचना षटकोणीय घन है, इसलिए उसमें कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। इसलिए मैं यहां पर ये आपको करके दिखा देता हूं। यदि कोई स्टूडेंट नीट या जेई की तैयारी कर रहा हो या हायर स्टडी पढ़ रहा हो, उसके लिए कंपलसरी जरूरी है कि ये किस तरीके से एचसीपी की संकुलन क्षमता निकाली जाएगी, उसको मैं कैलकुलेट करके यहां दिखा देता हूं। इससे पहले हमें एक एचसीपी कोष्ठिका की ड्राइंग कर लेनी है, चित्र बना लेना है। तो चलिए एक षटकोण बनाते हैं। ये इस तरीके से मैं एक षटकोण बनाने वाला हूं। ये एक षटकोणीय परत हो गई। ऐसी ही एक षटकोणीय परत नीचे भी बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि एचसीपी क्रिस्टल जारक बनता कैसे है। षटकोणीय द्विमीय निबिड़ों की परतों को ऊपर नीचे रखने से बनता है। इसके सेंटर्स को मिला देंगे इस तरीके से, ये एक अलग षटकोण बन गया। अभी षटकोण बना है, षटकोणीय घनी कोष्ठिका नहीं बनी है। इसको मिला देते हैं इस तरीके से, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, और इसको मिला देंगे इससे, और इसको मिला देंगे इससे, और ये मिला देंगे इससे। ठीक है। और इसके अंदर 3 गोले जो होते हैं वो सेंटर में यहाँ काय के केंद्र पर भी होते हैं, जो कि एक त्रिकोणीय रिक्ति बनाते हैं। ऊपर नीचे से जो कवर रहती है, एक एक गोला यहाँ सेंटर पे होता है। ये ऊपर का गोला इसको ढकता है और एक ये सेंटर का गोला नीचे से ढकता है इस तरीके से। ये एक षटकोणीय घनीय एकक कोष्ठिका हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस षटकोण के केंद्र का जो ये गोला है, इसको षटकोण के प्रत्येक गोले से इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहां भी मिला देते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमने एक षटकोणीय घनीय एकक कोष्ठिका बनाई। अब इस एकक कोष्ठिका में ये तो भुजा है, ये क्या है, भुजा है ए। लेकिन इस बार हमें कोष्ठिका का आयतन निकालते समय
भुजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर कोष्ठिका की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले जितने भी हमने कैलकुलेशन किए हैं उनमें घन का आयतन भुजा क्यूब लिख दिया था, लेकिन यहां घन नहीं है, ये षटकोण घन है, इसलिए इसका यदि आयतन निकालेंगे तो हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। ऊंचाई यानी कि h, जो इसकी ऊंचाई को मैं यहां दिखा देता हूं, यहां से लेकर के, और ये जो हिस्सा है ये h हो गया ऊंचाई, ठीक है। हालांकि इसकी ऊंचाई h जो है वो इन तीनों गोलों के त्रिज्याओं के लगभग बराबर होती है, बिल्कुल बराबर नहीं होती है। एक गोला ये वाला है, एक गोला इसका, लेकिन ये गोले सरेखीय नहीं है, बनाया गया है इस तरीके से, केवल समझने के लिए बनाया गया है। ये तीनों गोले सरेखीय नहीं है। ये जो गोला है ये वाला है, ये जो गोला है वो इन तीन में से कोई एक है, बट दिखाया गया है, सरेखीय नहीं है। ये तीनों साइड में है, और ये जो गोला है ये है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या r r r और r, इस तरीके से ये हमने घन बना लिया। सबसे पहले तो इसमें हमें मान लेना है माना कि किसी षटकोणीय घनीय कोष्ठिका में ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, कोष्ठिका की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई h तथा गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया, r है, ये मान लिया हमने। अब इसके बाद में हमारी संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, संकुलन क्षमता बराबर अध्यासित गोलों का आयतन बटा कुल आयतन गुणा 100। तो इसमें अध्यासित गोले कितने आएंगे, मतलब इसमें संपूरित गोलों की संख्या कितनी आएगी जो एक एक कोष्ठिका में भाग लेते हैं। इन गोलों की संख्या 6 आएगी। 6 ही क्यों आई ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि HCP में गोलों की संख्या, HCP में गोलों की संख्या बराबर, HCP में गोलों की संख्या बराबर क्या आएगा। सबसे पहले तो बात कीजिए कोनों के गोलों की। कोने का जो गोला होता है वो कितनी कोष्ठिकाओं से संबंधित होता है, एक जो गोला होता है वो कितनी कोष्ठिकाओं से संबंधित होता है। देखिए ये जो कोने का गोला है वो 6 कोष्ठिकाओं से संबंध रखता है, इसलिए इसका कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा, 1/6 भाग पार्टिसिपेट करेगा एक कोष्ठिका के लिए। कोने के गोले कितने हो गए हैं, टोटल कोने के गोलों की संख्या 12 होती है, 12 हो गए हैं। एक तो ये हो गया, प्लस फलक जो है आमने सामने की, ये जो 2 फलक हैं, इन फलक के सेंटर के जो गोले होते हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, 1/2, और वो कितने हैं, 2 हैं। एक ये हो गया, और 3 ये जो गोले हैं जो काय के सेंटर में होते हैं, पूरी कोष्ठिका के बीच में एक त्रिकोणीय रिक्ति फॉर्म करते हैं। यहाँ पर इन 3 गोलों का कितना भाग होगा, एक गोला पूरा का पूरा उसी कोष्ठिका के लिए पार्टिसिपेट करेगा, गोलों की संख्या 3 है, तो 1 into 3 यानी पूरा 3 ही आएगा। यहां से जब निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2, ये निकल के आएगा 1,
ये निकल के आ जाएगा 3। टोटल गोले कितने हो गए? 6 गोले हो जाएंगे। यानी HCP cos थीटा में भाग लेने वाले गोलों की संख्या 6 है, क्योंकि एक गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। तो संपूरित गोलों का आयतन कितना आएगा? आता है HCP में अध्यासित गोलों का आयतन, अध्यासित गोलों का आयतन बराबर कितना आ जाएगा? एक गोले का जो भी आता है उसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गोलों का आ जाएगा। 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई r क्यूब एक गोले का हो गया। गोले थे 6 तो 6 से इसको गुणा कर दिए। ये कितना हो गया? ये वो निकल के आएगा 8 पाई r क्यूब। मैं इसको नाम दे देता हूं समीकरण 1। ये समीकरण 1 में हमने अध्यासित गोले जो 6 थे उनका आयतन निकाल दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पूरी एकक कोस थीटा का आयतन क्या होगा। लेकिन ये पूरी एकक कोस थीटा जो है ये षटकोणीय घनीय है, तो षटकोण का यहां पर आयतन निकालना पड़ेगा। इस षटकोण का आयतन क्या आएगा? इसके अंदर ये जो षटकोण वाली परत है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखिए जिस तरीके से हम बेलन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक बेलन है। इस बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? इसकी ऊंचाई h को गुणा कर देते हैं। इस ऊपर वाली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो बेलन का क्षेत्र आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। ठीक उसी तरीके से इस षटकोण वाले कोष्ठिका में ये जो ऊपर की षटकोणीय परत है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी गुणाएं ऊंचाई h, इसको गुणा कर देंगे तो इस पूरी कोष्ठिका का आयतन आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? षटकोणीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि षटकोणीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, ये जो ऊपर की षटकोणीय पृष्ठ जो बन रही है, परत जो बन रही है, इसके अंदर यहां पर 6 ये त्रिभुज बने हुए हैं। 6 त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बने हुए हैं। इस त्रिभुज में ये समबाहु त्रिभुज हैं, 6 के 6 समबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। यदि मैं इन 6 त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ दूंगा तो इस प्रकार से पूरे षटकोणीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि हम इसी सूत्र को sin 60 डिग्री से गुणा कर देंगे तो ये इसका सूत्र भी आ जाएगा। तो यहां पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 6 बने हुए हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा आधार, इसका आधार क्या है? a ही है और ऊंचाई भी a मान ली जाएगी, दोनों भुजाएं आ जाएंगी। लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, सो sin 60 डिग्री लिखा जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर 6 गुणा 1/2। अच्छा, ये जो a आ रहा है भुजा a, ये भुजा a जो आ रहा है ये त्रिभुज की भुजा है, और त्रिभुज की ये जो भुजा है ये 2 गोले जो है स्पर्शी गोले उनकी त्रिज्याओं के बराबर है। यानी ये वाला और ये वाला दोनों गोले पास पास होते हैं। तो यहाँ पर r, यहाँ पर r, मतलब इस भुजा a को मैं दिखा सकता हूं 2r। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2r गुणा 2r, a की वैल्यू 2r, a की वैल्यू 2r इंटू साइन 60 डिग्री। ये वाला होता है साइड √3/2 होता है,
√3/2। ये वैल्यू इसकी हो गई। अब इन सब को रख लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये 6 दूनी 12 हो गया। इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं इससे, तो कितना निकल के आया, 6 गुणा 6√3r², ये निकल के आया। ये 6 बाहर था, 1/2, 2r, इस तरीके से हमने लिख दिया। इसका 2 जो है इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला जो 2 है वो इससे कैंसिल हो गया, r और r² बच गया। ये हो गया, ये तो प्रश्न का क्षेत्रफल हुआ। ये समीकरण है 2 आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसका आयतन निकालना चाह रहे हैं HCP cos θ का, क्योंकि HCP cos θ का आयतन बराबर, क्या सूत्र होता है, षटकोणीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई h, पूरे षटकोण की ऊंचाई h हुआ जाएगा यहां पर। ये हमने निकाल लिया अभी समीकरण 2 में। मैं इसको सीधा ही रख देता हूं, आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। 6 गुणा √3 गुणा r², ये मैंने किसको लिख दिया है, षटकोणीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां लिख दिया, गुणा h लिखना है। h क्या होती है इसकी ऊंचाई, तो देखिए इसकी ऊंचाई को निकालने के लिए हम इन 3 गोलों का सहारा लेंगे। ये जो गोला है ये यहाँ वाला सेंटर वाला है, ये जो बीच वाला गोला है वो इन 3 गोलों में से कोई एक है, और ये जो गोला है वो ये वाला है। लेकिन ये जो बीच वाला गोला है ये सरेखीय नहीं है। एक्चुअली ये ऊपर और नीचे से इस त्रिकोणीय रिक्ति को कवर करते हैं, तो ये सरेखीय नहीं, सीधी रेखा में नहीं है। यदि आप इसको सीधी रेखा में मानते हुए कैलकुलेट करें तो आपको यहां पर एक विकर्ण का वो गुणांक लगाना पड़ेगा, कौन सा, 2/3, √2/3 वो लगाना पड़ेगा। ये 4r हो गया, 3 गोलों के ये जो त्रिज्याएं हैं ये 4r हो गई, तो 4r के बराबर आएगी इसकी h। तो इसकी h की जगह मैं लिख देता हूं 4r इंटू 2/3 का रूट। ये साथ में गुणा लगाना पड़ेगा भाई, वो इसलिए लगाया गया है कि यहां पर ये जो बीच वाला गोला है ये सरेखीय होता नहीं है। एक्चुअली ये 60 डिग्री के एंगल से विकर्ण पे होता है, यानी इसके साथ में विकर्ण पे होता है, तो इसको हमने सीधा मान लिया है कैलकुलेशन के दृष्टि से, तो इसको साथ में गुणा करना पड़ेगा। अब इसको जब पूरे को सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, यह आ जाएगा 6 गुणा √3 गुणा r² गुणा 4r गुणा √2 बटा में आ जाएगा √3, ऐसे लिख देता हूं। √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, ये क्या शेष रह जाएगा, ये रह जाएगा 6 चौक 24 रह गया, साथ में इसके √2 भी है, और r को r² से गुणा करेंगे, ये r³ रह गया। इस तरीके से पूरी cos θ का आयतन हमारे पास आ गया। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। अब सीधा हम क्या करते हैं, जो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है उसमें इस वैल्यू को रख देते हैं। क्योंकि HCP की संकुलन क्षमता बराबर, फॉर्मूला तो वही है, अध्यासित गोलों का आयतन या संपूरित गोलों का आयतन, अध्यासित गोलों का आयतन बटा cos θ का कुल आयतन गुणा
100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अध्यासित गोलों का आयतन हमने समीकरण 1 में निकाला था, शायद 8 पाई आर की क्यूब आया था, तो बराबर 8 गुणा पाई की वैल्यू रख देते हैं 7 गुणा आर की क्यूब। देखिए 8 पाई आर क्यूब, ये हमने अध्यासित गोलों का आयतन लिख लिया है। अब कोष्ठिका का कुल आयतन अभी अभी निकाला है, ये आया है 24 गुणा √2 गुणा आर की क्यूब। ये अध्यासित कोष्ठिका का कुल आयतन आ गया, गुणा 100 लगा देना, यहां गुणा 100 लगा देते हैं। ये जो √2 आया है इसका मैं परिमेयीकरण कर लेता हूं, 8 गुणा 22 गुणा 100 गुणा √2 गुणा आर की क्यूब बट्टा लिख देते हैं 7 गुणा 24 गुणा 2 गुणा आर की क्यूब, इस तरीके से। अब इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, इससे ये 11 आ जाएगा यहां पर, 8 दिए 24 रह जाएगा यहां पर। क्या वैल्यू शेष रह जाएगी? तो ये वैल्यू शेष रह जाती है 11 गुणा 100 गुणा √2 बटा 7 21 गुणा आर से आर को कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये वैल्यू शेष रह जाएगी। और जब इसको सॉल्व हम करेंगे पूरा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, उसको यहां पर रख देंगे, तो 1100 गुणा 1.414, उसमें 21 का भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 74.08% आएगा। और इस तरीके से हमने HCP क्रिस्टल जालक की संपूर्ण क्षमता को ज्ञात कर दिया।